हेलो फोर्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ईवीएस की मैम। तो बच्चों, आज हम लोग जो आपकी ईवीएस की बुक है हमारा परिवेश, और उस बुक से हम लोगों ने पिछले हफ्ते शुरू किया था पार्ट 7, है ना। यानी पार्ट 7 हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। क्या था आपका पार्ट 7? तो पार्ट 7 था आपका जंतुओं में अनुकूलन, है ना। तो जंतुओं में अनुकूलन का हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा था, और भाग 1 में हम लोगों ने जो आपके जंतु हैं, है ना, जैसे जल में रहने वाले जंतु, उसमें हम लोगों ने मछली के बारे में पढ़ा था, और स्थल में रहने वाले जंतु जिसमें हम लोगों ने मैदानी भाग में रहने वाले जंतु शेर और हिरन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग इसी लेसन को आगे पढ़ेंगे। ठीक, और आज हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक होगा मरुस्थल में रहने वाले जंतु। तो यहाँ से हम लोग आज अपने, है ना, पाठ को चालू करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो मरुस्थल, मरुस्थल मतलब बच्चों रेगिस्तान। रेगिस्तान को क्या बोलते हैं? मरुस्थल। तो मरुस्थल रेगिस्तान में रहने वाले जंतु। ठीक है, तो यहाँ कुछ जंतु बने हैं, है ना, जानवर बनाए गए, जिसमें ऊँट है, आप पहचान रहे होंगे, ये गाय है, ये घोड़ा है। ठीक है, तो ऊँट जो है, ऊँट को रेगिस्तान यानी मरुस्थल का जहाज कहा जाता है ना। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अब क्यों जहाज कहा जाता है ना, ये आप जानते हो या नहीं जानते हो? तो क्यों कहते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ऊँट का पैर दिखाया गया है, यहाँ गाय के पैर हैं, है ना, यहाँ घोड़े का पैर है। तो आप देख रहे होंगे घोड़े का पैर, गाय का पैर और जो ऊँट का पैर है, तीनों में कितना अंतर है ना बच्चों। इनके पैर छोटे हैं, लेकिन ऊँट का पैर आप देखो तो कितना लंबा भी है और बहुत क्या है, चौड़ा है ना, गद्दीदार है। ये गद्दीदार है, इसका पैर अगर आप ध्यान से देखो तो गद्दी जैसा मोटा मोटा सा है, और इनके पैर नहीं हैं वैसे। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहा जाता है कि ऊँट का जो पैर होता है ना, उसमें क्या लगी होती है बच्चों? गद्दी जैसी होती है ना। तो गद्दी जैसी होने के कारण, गद्दी जैसी होने या मोटा होने के कारण वो रेत में आसानी से क्या कर लेता है, रेगिस्तान में रेत पाया जाता है ना, मरुस्थल में रेत पाया जाता है, तो रेत पर आसानी से चल लेता है। ठीक है, और दूसरा कारण ऊँट को जहाज इसलिए बोला जाता है रेगिस्तान का। ये देखिए आप, ऊँट के पीठ पे क्या है? कुबड़ है ना। गाय और घोड़ा के पीठ पर नहीं है ना। तो ऊँट के जो कुबड़ होता है, कुबड़ में क्या होती है बच्चों? चर्बी होती है ना, चर्बी, फैट बसा होता है। ठीक है, और जब उसे भूख लगती है ना, या भोजन जब नहीं मिलता है रेगिस्तान में, तो वो इसी चर्बी का क्या करता है? इस्तेमाल करता, उपयोग करता है। ठीक है, और तीसरी खासियत ऊँट की ये है कि ऊँट जो है, रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है बच्चों ना, वहाँ तो पानी बहुत कम होता है रेगिस्तान में। तो ऊँट जो है रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है ना। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का यानी मरुस्थल का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता। तो अब समझ में आ गया कि ऊँट को क्यों रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो पहला कारण, इसका पैर कैसा होता है? नीचे से गद्देदार होता है। इसकी कुबड़ में चर्बी होती है, जिसका प्रयोग वो जब भूख लगती है तो वो भोजन के रूप में कर लेता है। और तीसरा कारण ये है कि ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, इसीलिए, जबकि गाय और घोड़ा नहीं रह सकते, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊपर कुछ जंतु और उनके पैरों के चित्र दिए, ध्यान से देखिए तथा उनकी तुलना
ऊँट के पैरों से करिए। तो तीनों के पैर दिए हैं, हमने बताया आपको। अब ऊँट के पैरों से इन दोनों की तुलना करनी। तो अब देखिए ये ज़्यादा मजबूत है, ये ज़्यादा लंबे पैर हैं, ये छोटे भी हैं, इसमें गद्दी नुमा पैर है, इनमें गद्दी नहीं पाई जाती है। ऊँट के कुबड़ में भोजन चर्बी वसा के रूप में संचित रहता है। भोजन ना मिलने पर ऊँट इसी कुबड़ में संचित वसा का, है ना, वसा मतलब चर्बी का उपयोग करता है। ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है ना। ये अपने आमाशय में स्थित एक विशेष थैली में पानी क्या करता है, संचित कर लेता है। संचित का मतलब जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। कहाँ कर लेता है? अपने पेट में जो इसकी आमाशय है उसमें एक थैली होती है, उसमें इस पानी को जमा कर लेता है। ठीक है। रेगिस्तान में ऊँट सामान पहुँचाने तथा यातायात के साधन के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं। ऊँट के पैर लंबे और कैसे होते हैं बच्चों? गद्दीदार होते हैं ना, लंबे और गद्दीदार होते हैं। इसके पैरों के ये लक्षण उसे मरुस्थल की रेतीली भूमि पर मीलों चलने अथवा दौड़ने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसीलिए इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है बच्चों? जहाज कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि क्यों कहते हैं। चलिए आगे इसे भी जानें। अनेक प्रकार के सर्प, यानी सर्प मतलब सांप, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व छिपकली आदि पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्रों में, छोटे छिद्र मतलब छेद में या दरार में रहते हैं, है ना। इन जंतुओं में अधिकांश की त्वचा कैसी होती है? मोटी होती है, जो शरीर से पानी के ह्रास मतलब कमी या बाहर निकलने को क्या करती है? रोकती है ना। आपने छिपकली देखी हुई ना, छिपकली की चमड़ी कितनी मोटी होती है ना। तो इसलिए होती है ताकि जो शरीर में उसके पानी है वो बाहर ना निकले, है ना। मकड़ी को भी आपने देखा होगा, उसकी चमड़ी भी बहुत मोटी होती है। तो क्यों होती है मोटी? ताकि उसके शरीर के अंदर जो पानी है वो बाहर उसके शरीर से ना निकले। ठीक है। चलिए बच्चों, अब आता है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंतु पाए जाते हैं, देखिए ये बनी है चित्र, ये है पहाड़ी बकरी। पहाड़ों पर जो बकरी मिलती है ना वो है, कितनी मोटी सी ना, मोटी इसलिए क्योंकि इसके शरीर पर लंबे लंबे बाल हैं। ये देखिए याक है, याक एक प्रकार की जो है वो गाय की प्रजाति का है ना। तो लेकिन इसके शरीर पर भी आप देख सकते हैं लंबे लंबे बाल हैं। अब लंबे बाल क्यों हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर सामान्यतः बहुत ठंड पड़ती है। पड़ती कि नहीं? पहाड़ों का नाम सुन के ही क्या आता बच्चों दिमाग में कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती ना। सर्दियों में तो बर्फ़ भी गिरती है। पहाड़ों पे जाड़ों में क्या होने लगे? सर्दी मतलब जाड़े में बर्फ़ गिरने लगती है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट मतलब विशेष प्रकार के जंतु जैसे याक, भेड़, पहाड़ी बकरी तथा भालू आदि पाए जाते हैं। तो ये याक का चित्र बना है आपकी बुक में और इधर पहाड़ी बकरी का चित्र बना है। ठीक है। ये पाए जाते हैं। ये जंतु वहाँ के ठंडे वातावरण में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? यानी ये जंतु यहाँ के ठंडे वातावरण में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कैसे वहाँ रहते हैं इस ठंडे वातावरण में जहाँ चारों तरफ बर्फ़ है। तो कैसे रहते हैं ये जीव, भालू और बकरी और भेड़ और याक, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं के शरीर की त्वचा मतलब चमड़ी मोटी होती है। मोटी त्वचा के नीचे वसा मतलब चर्बी की एक परत और त्वचा के ऊपर घने और लंबे बाल पाए जाते हैं, है ना।
देख रहे हैं ना आप, इनके शरीर पर कितने लंबे लंबे बाल है। तो त्वचा के नीचे चर्बी होती है और त्वचा के ऊपर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। लंबे बाल इन्हें अत्यधिक सर्दी में ठंड से क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी ये लंबा बाल का काम क्या है बच्चों, जो इनके शरीर पर पाया जाता है, तो इस लंबे बाल का काम है कि ये इनको सर्दियों में ठंड से क्या करता है, बचाता। तो समझ में आ गया लंबे बाल का काम क्या है। लंबे बाल का काम है कि याक, बकरी, भेड़ है ना, भालू जो वहाँ पाए जाते हैं उनको सर्दी में ठंड से बचाता है। तो ये हो गया बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु। तो याक कहाँ मिलता है, पर्वतीय क्षेत्र में। पहाड़ी बकरी कहाँ मिलती है, पर्वतीय क्षेत्र में। और भालू कहाँ मिलता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। अब आते हैं उड़ने वाले जंतु। उड़ने में कौन जंतु उड़ता है बच्चों, पक्षी, चिड़िया, है ना, ये सब क्या होते हैं, उड़ते हैं। अब कैसे उड़ते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। हवा में उड़ने वाले पक्षियों को देखें, पक्षी कैसे उड़ते हैं, है ना। क्या हम उनकी तरह हवा में उड़ सकते हैं। पक्षी हवा में उड़ने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। क्या हम लोग पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते हैं। क्यों नहीं उड़ सकते बच्चों, क्योंकि हमारे पास पक्षियों के समान क्या नहीं है, पंख नहीं है ना। पक्षियों को उड़ने में के लिए इनके एक नहीं क्या दो पंख होते हैं ना, जो इसको उड़ने में मदद करते हैं ना। तो पक्षी हवा में उड़ने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते, एक जोड़ी का मतलब दो, एक इधर और एक इधर, दो पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इनकी पूंछ भी होती है ना, ये पूंछ है और ये क्या है, पंख है ना। इनकी पूंछ इन्हें उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में क्या करती है, सहायता करती है ना। तो पूंछ क्या करती है, दिशा बदलने में, ऊपर नीचे उत्तर, है ना, दाएं बाएं मुड़ने में और नीचे उतरने में पूंछ इनकी मदद करती है। पक्षियों की छाती की मांसपेशियां, छाती मतलब सीना, है ना, सीने में जो मांसपेशी पाई जाती है, छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं जो इनके पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती हैं। यानी जो छाती यानी सीने की मांसपेशियां होती हैं वो इनके पंखों को क्या करती हैं, ऊपर नीचे करने में गति प्रदान करती हैं ना। इनकी हड्डियां हल्की होती हैं और अंदर से कैसी होती, खोखली होती हैं। शरीर की आकृति कैसी होती, धारा रेखित होती है। जैसे मछली की है ना आकृति धारा रेखित, वैसे पक्षी की भी आकृति कैसी होती, शरीर की धारा रेखित होती है। इस प्रकार की शारीरिक रचना पक्षियों के उड़ने में सहायक होती है। यानी इस प्रकार की जो इनकी शारीरिक संरचना है, बनावट है, वो पक्षियों को क्या करती है, उड़ने में। धारा रेखित क्यों है, क्योंकि देखिए इसका भी जो मुंह की तरफ वाला भाग है वो पतला है, पूंछ वाला भाग भी पतला है मछली के समान, और बीच वाला भाग जो है वो चौड़ा है। यानी इसके शरीर का आकार भी कैसा है बच्चों, धारा रेखित है। और ये पंख और ये पूंछ, ये सब इसको क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। अब आता है घोंसलों से पक्षियों की पहचान। घोंसलों से पक्षियों की पहचान। क्या आपने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? देखा है बच्चों आपने? पक्षी अंडे देने तथा उसकी सुरक्षा के लिए घोंसला बनाते हैं, है ना। क्यों बनाते हैं? ताकि वो उसमें अंडा दें और बच्चे दें ना। आमतौर पर पक्षी अपना घोंसला पेड़ की शाखाओं पर छोटी छोटी टहनियों, टहनी मतलब जो लकड़ी होती है ना, पतली पतली, और घास फूस, बाल और रुई, कपड़े के रेशे आदि की मदद से बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो अपना क्या करते हैं बच्चों, घोंसला बनाते। कहाँ बनाते हैं? पेड़ की टहनियों पर। कुछ पक्षी अपना घोंसला गड्ढे और झाड़ियों, पेड़ की कोटर मतलब जो पेड़ में
वो होता ना खोखला जगह, है ना, चट्टानों के बीच या हमारे घरों में भी क्या करते हैं, बनाते हैं। आपने देखा हो ना, कभी कभी गौरैया वगैरह घर में अपना घोंसला बना लेती है ना बच्चों, या अपनी छत में बना लेती है। तो कबूतर वगैरह ना ये घरों की छतों में अपना घोंसला बना लेते हैं। तो घोंसलों से हम पहचान सकते हैं ना कि वो किस पक्षी का घोंसला है। अब यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं ना, ये जो वाली जो पक्षी है, ये है आपकी बया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इस पक्षी को बया। ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये कबूतर है, ये चील है ना, और ये है आपका कौवा, और ये कौन सी पक्षी है बच्चों, बतख है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं बच्चों, अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, आप देख सकते हो ना कि ये जो है घोंसला, जो इसके ये बया का घोंसला है, ये ज़्यादा पेड़ों पे बनाती है। कबूतर जो है वो घरों में बनाता है ना। और चील जो है ये भी आपका चट्टानों में बनाते हैं। कौवा भी पेड़ पे बनाता, झाड़ियों में बनाता है। बतख जो है ये भी क्या करती है, झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। तो ये झाड़ी है, पानी के किनारे झाड़ी है जिसमें बतख अपना घोंसला बनाती है। तो ये हो गए बच्चों आपके जंतुओं का अनुकूलन। तो ये लेसन बच्चों आपका ख़त्म हो गया, और मैं क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ जो आपको करने हैं। तो ये जोड़े बनाओ, है ना, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इधर पक्षी, ऊँट, याक, मछली, मेंढक, है ना। इधर धारा रेखित, पंख, कुबड़, उभयचर और पर्वतीय। तो पक्षी क्या है, तो पंख, पक्षी के क्या होते हैं, पंख होते हैं ना। फिर ऊँट के क्या होता है बच्चों, कुबड़, ऊँट को क्या होता है, कुबड़। याक कहाँ मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र। मछली कैसी होती है, मछली का शरीर का आकार धारा रेखित होता है। मेंढक कैसा जंतु है, मेंढक जो है वो उभयचर जंतु है। ठीक है, तो ये आप कॉपी में करिएगा, और इसके आंसर मैं लिख के आपको भेजूंगी। ठीक है, तब आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों।